अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं महर बुखारी। सूबा बलोचिस्तान में शदीद ज़ल्ज़ले ने तबाही मचा दी। ज़ल्ज़ले से 20 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। रात 3:02 पर आने वाले ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.9 और गहराई 15 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ले का मरकज़ ज़िला हरनाई था जो तबाही का मंजर पेश कर रहा है। हरनाई में मकानात ज़मीन बोस हो चुके हैं। सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। सड़कों और राब्ता पुलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बलोचिस्तान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। PDMA के रेस्क्यू टीमें, फौज और FC सारा दिन ज़ल्ज़ला मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ रहीं। शदीद जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए क्वेटा मुंतकिल किया गया। पाक फौज ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुंचा दिया। फौजी डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स अमला सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर तिब्बी इमदाद फराहम करने में मसरूफ है। नाज़रीन, रात गए बलोचिस्तान में आने वाले इस ज़ल्ज़ले ने बलोचिस्तान के सियासी ज़ल्ज़ले को थाम लिया है। आज शाम को जिस सियासी बहरान ने फैसला कुन मोड़ लेना था वो कल तक के लिए मौखर हो गया है। आज शाम को वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल को इस्तीफा देने की दूसरी डेडलाइन भी गुजर चुकी है। हुक्मरान इत्तेहाद के नाराज अरकान ने जाम कमाल को पहले 6 अक्टूबर की डेडलाइन दी और फिर इसमें 24 घंटे का इजाफा कर दिया। आज शाम तक ये डेडलाइन भी गुजर गई, मगर वज़ीर आला ना सिर्फ अपने ओहदे पर बदस्तूर मौजूद हैं बल्कि वो अक्सरियती अरकान की हमायत का, अपने एलाइज के, अपने इत्तेहादियों की हमायत का दावा भी कर रहे हैं। उधर हुकूमत के अपने नाराज अरकान का दावा है कि उनको 40 अरकान असेंबली की हमायत हासिल है। 2 दिन में वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। बलूचिस्तान के सियासी बहरान में रात गए उस वक्त संजीदगी इख्तियार कर ली कि जब नाराज ग्रुप ने गवर्नर हाउस में गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात में अपने इस्तीफे पेश कर दिए। मुलाकात में बलूचिस्तान हुकूमत के वजीर खजाना ज़हूर अहमद बुलेदी, वजीर खुराक अब्दुर्रहमान खेतरा, वजीर समाजी बहबूद असद बलोच और वजीर आला के मुशीर बराए मेहनत और इफरादी कुव्वत मोहम्मद खान लहड़ी, मुशीर बराए माहीगिरी हाजी अकबर आसानी और पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात बुशरा रिंद और पार्लिमानी सेक्रेटरी मदनियात सिकंदर इमरानी शामिल थे। इस नाराज ग्रुप में 3 वजीर, 2 मुशीर, 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं कि जिन्होंने अपने इस्तीफे पेश कर दिए हैं। वजीर आला जाम कमाल की नाराज अरकान को मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। चेयरमैन सेनेट ने भी मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई, मगर नाराज ग्रुप ने एलानिया तौर पर अपनी अददी ताकत का मुजाहिरा किया और हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया कि उनके साथ हुकूमत के 14 से 15 लोग अभी भी मौजूद हैं। नाज़रीन, अगर इस नाराज ग्रुप के साथ हिज़्ब इख्तिलाफ के 23 लोग भी शामिल हो जाएं तो ये 38 का फिगर बन जाता है। बलूचिस्तान असेंबली में कुल 65 अरकान की तादाद है। यूं वजीर आला जाम कमाल के पास 26 या 27 अरकान रह जाते हैं और वजीर आला को अपनी कुर्सी बचाने के लिए 33 का नंबर दरकार है अरकान का। नाज़रीन, क्या सिचुएशन बन रही है, इसी हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शवानी साहब। खुशामदीद कहते हैं सरदार अब्दुर्रहमान खेतरा साहब को, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, बलूचिस्तान के आप फूड मिनिस्टर भी हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शाहिद रिंद साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। बात करूंगी सबसे पहले लियाकत शवानी साहब आपसे। मुख्तसरन फरमाइएगा कि अभी आपकी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि महर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका। अब रिलीफ जो ऑपरेशन है वो जारी बस आ रही है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, PDMA, FC के हमारे जवान, पाक फौज के जवान और उनके व्हीकल्स भी हैं, हेलीकॉप्टर्स पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे। हमने फूड और नॉन फूड आइटम लोगों को फराहम कर दिए हैं। टेंट्स हैं, उनमें ब्लैंकेट्स हैं, क्विल्ट्स हैं, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मॉस्किटो नेट और ज़रूरी दीगर जितनी भी अशिया है वो हमने फराहम कर दिया है। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जा चुकी है जो इवालुएट कर रही है तमाम जो डैमेजेस अब तक हुए हैं और उन लोगों को भी हम ढूंढ रहे हैं क्योंकि दूर दराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है, मड स्लाइडिंग भी हुई है, तो उसमें कोई शख्स कहीं दबा ना हो, किसी घर में कोई फंसा ना हो, उसको भी हम देख रहे हैं। अब तक 0 मिसिंग पर्सन, कोई ऐसा शख्स नहीं जिसका न ढूंढ निकाला जा सका हो, लेकिन फिर भी अपने तौर पे देख। ये बड़े एक ऐसे वक्त में ज़ल्ज़ला आया है कि जब आपको आपकी अपनी हुकूमत की बका के लाले पड़े हुए थे और डेडलाइंस दी जा रही थी। शिवानी साहब, अब ये खतरा तो टल गया, दूसरी डेडलाइन भी टल गई, मगर अभी आप किस पोजीशन के अंदर है? वेट एंड सी पॉलिसी है ओइंग टू द अर्थक्वेक और जो ये आफत आई है?
आप किस ये जलजले का जिक्र कर रहे हैं? अब मैं सियासी जलजले का जिक्र कर रही हूँ जो मुतवक्के है। जी, जी। देखिए, सियासी ज़लज़ले के लिए तो गुंजाइश ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 136 मौजूद है और उसमें जो है असेंबली में चाहे प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं, कौमी असेंबली है, तहरीक अदम इत्तेमाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल राइट है, किसी अपोज़िशन का भी है, किसी भी ग्रुप का, तो वो अपना कोई भी एक्सरसाइज़ करना चाहता है करे। 3 हफ्ते कबल अपोज़िशन ने तहरीक अदम इत्तेमाद जो है उन्होंने फाइल सबमिट की थी, लेकिन 3 हफ्तों से अपोज़िशन की उस करारदाद का न कोई अता पता है, न और अपोज़िशन खुद लापता है और अगर अपोज़िशन के पास कार्ड होते खेलने के लिए, तो वो ज़रूर खेलते और अब तक खेल कर जीत भी चुके होते। 3 अच्छा, हफ्तों से मुझे मेरे साथ रहिएगा जरा, मेरे साथ लियाकत शमानी साहब मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि शायद आपकी दहशत इतनी है कि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरा साहब भी उठ के चले गए हैं शायद आपको देख के। अब ये मुझे सिचुएशन ऐसी लग रही है शाहिद रिंद साहब के ये 14 नाराज अरकान जो हैं ये साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ना पीछे जा सक रहे हैं ना आगे आ सक रहे हैं। शिवानी साहब की आपने बात सुनी, इनके पास अगर ये नंबर होते तो ये अभी तक काम कर चुके होते। खेतरा साहब भी उठ के चले गए हैं, मौक़िफ़ पेश करते करते उठ गए। मैं समझने से कासिर हूँ, क्या सूरत हाल है? क्या वाकई 14 अरकान के लिए मुश्किल पैदा हो गई है? देखें, असल प्रॉब्लम महर इस वक्त जो सबसे बड़ी है 14 अरकान के लिए वो ये है कि जिस वक्त उन्होंने मूव को इनिशिएट किया, उन्होंने मूव को खुद इनिशिएट नहीं किया, उन्होंने अपोजिशन को फ्रंट पर लाया और अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। जिसके बाद जब इस्लामाबाद से सालिसीन पहुंचे, जिनकी सरबराही चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कर रहे थे, तो उन सालिसीन ने इन अरकान को, जो नाराज अरकान है, उन्हें यह बताया कि ये किस तरह हो सकता है कि बीएपी के 15 मेंबर्स पीडीएम की 3 बड़ी जमातों के साथ मिलकर जाम कमाल की हुकूमत का खात्मा करें। मेरे ज़राए ये बताते हैं कि इब्तदाई जो बातें हुई थी जिसमें 15 दिन का वक्त दिया गया था, वो इसीलिए दिया गया था कि जाम कमाल ने इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं और इसी दौरान जो है जो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद है उसे टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट किया जाएगा और बाकी जो दीगर मामलात हैं अपोजिशन के, उनको कुद्दूस बेज़ंजो कंट्रोल करेंगे। लेकिन कुद्दूस बेज़ंजो या उनकी टीम या उनके करीब कुछ लोगों ने यह तासुर दिया कि जाम कमाल को 15 दिन दिए गए हैं इस्तीफा देने के लिए, जो कि तकरीबन 3 अक्टूबर को मेरी काउंटिंग के हिसाब से, लेकिन नाराज अरकान कहते हैं कि 6 अक्टूबर को मुकम्मल होती है। तो 6 अक्टूबर तक इस्तीफा नहीं आया, तो इसका मतलब साफ और वाज़ेह जो मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड जर्नलिज्म लगता है कि या तो इस्तीफा की कोई बात ही नहीं हुई थी, कोई मुआहदा ही नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो फिर जाम कमाल उसे वायलेट कर रहे हैं, अगर वो उसे वायलेट कर रहे हैं तो इस वक्त सालिसीन कहां हैं? क्योंकि आखिरी दिन जब आज से 3-4 रोज का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी क्वेटा के दौरे पर पहुंचे थे, कहा जा रहा था कि वो कुद्दूस बेज़ंजो से उनकी चचा की फातिहा के लिए आए और फातिहा के दौरान उन्हें कोई कॉल आई, जिसके बाद वो कुद्दूस बेज़ंजो को लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गए और उसके बाद इत्तलात मिली कि सरदार साले भूतानी और जान जमाली साहब भी इस्लामाबाद चले गए थे। मैंने ज़राए से बात की तो उनका कहना था कि जान जमाली अपनी किसी निजी मसरूफियत की वजह से गए थे, ताहम वो इस्लामाबाद में, तो हो सकता है मुलाकातें हुई हूं। कुद्दूस बेज़ंजो आप जब आज इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त तक मेरी मालूमात के मुताबिक वापस क्वेटा नहीं आए और उनका इस्लामाबाद जाने का जो 1 पॉइंट एजेंडा था, ऑफ कोर्स वो तो हम सब जानते हैं कि अगली वज़ारत आला उनको दे दी जाए, को हुकूमत से निकालना था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है लियाकत शवानी साहब। आप देख रहे हैं कि इस्तीफे तो आ गए हैं और अगर 14 के 14 लोगों को, आपके 33 का फिगर दरकार है वज़ीर आला को, निकाल लिया जाए 14 अरकान को, 26 अरकान के साथ आप बचते हैं, आपको फिर एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मसला ये है कि क्या ये हिज़्ब इख्तिलाफ से मिल के 14 अरकान, हिज़्ब इख्तिलाफ इसको इनिशिएट करेगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, ये 14 अरकान करेंगे, कौन करेगा? क्या आप इसी तलवार नीचे अभी पाए जा रहे हैं? देखिए, 41 कोलिशन पार्टनर्स अरकान हैं, जिनमें 27 जाम कमाल साहब के साथ हैं और 14 जो है नाराज हैं और 14 मिनॉरिटी में है और मिनॉरिटी में जो मेजॉरिटी ग्रुप है मुतालबा कर रही है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी आप रिजाइन कर ले, जो एक गैर मुनासिब है, पूरी दुनिया में यूनिवर्सली जो डेमोक्रेसी के जो नॉर्म्स है उसके अगेंस्ट है। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन ने ऑलरेडी ही 3 हफ्ते कबल नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने सबमिट कर दिया है
लेकिन वो गवर्नर सेक्रेटरी को रिजॉर्ट नहीं कर रहे हैं, खामोशी उन्होंने इख्तियार कर लिया है। वो तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आपका रद्द हो गया ना सर। वो जो ताकतवर इशारे जहां से आए थे हम सब जानते हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स में पिछले माह आप लोगों का वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आगे बढ़ सका, मगर अब की बार हिज़्ब इख्तिलाफ कह रही है कि आप इनिशिएट करें, अपने दस्तखत दें। अगर ये काम हो जाता है, मुझे आप आज बताइए कि फिर इन 14 नाराज अरकान में से कितने ऐसे हैं जो वाकई नाराज नहीं हैं और आपके पास आ जाएंगे? जी 7 से 8 ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं है और वो वापस आ सकते हैं। 7 से 8 इस तरह है। और अगर तहरीक अदम एतमाद आ भी जाती है सर, वो फिर भी आप बड़े क्रिटिकल नंबर पे हैं। 7 से 8 को भी मैं ले लूं तो आपके पास 32 का नंबर है। यू नीड 33 फॉर द चीफ मिनिस्टर टू स्टे देयर। यू डू अंडरस्टैंड दैट? बड़ा क्रिटिकल नंबर है ये। जी अपोजिशन के 24 इनमें से बहुत सारे हमारी तरफ आ सकते हैं, हमारे सपोर्ट में आ सकते हैं। ऑपोजिशन के लोग भी कौन से आएंगे सर? JUIF के आएंगे आपके पास 11 लोग, या BAP मैंगल के आएंगे? जी रिंद साहब, कौन आ सकता है? PDM तो इनको गिराने की चक्रों में है सर। अच्छा महर, इसमें जो लियाकत बात कर रहे हैं, हो सकता है वो इस पोजीशन में ना हो कि नंबर गेम पर खुल के बात कर सकें। अपोजिशन के रैंक एंड फाइल्स में भी थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। BNP मेंगल की एक फीमेल रुकन है जिनसे BNP मेंगल कुछ मामलात पे उनके इख्तलाफात हुए, उन्हें शोकाज नोटिस किए गए, वो इस वक्त BNP मेंगल के करीब नहीं है। तो एक वोट वो है, और दूसरा चूंकि तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के, लियाकत उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। दूसरा, हुकूमत को ये उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त है नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, जो कि टिकट पे तो नून लीग के हैं लेकिन कुछ अर्सा पहले पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो मुमकिन तौर पर इन्हें यह है कि हो सकता है वो जो है पीपल्स पार्टी PDM का साथ ना दे, उस एक उम्मीद पे ये 2 काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो नाराज अराकीन की 14 की साइड है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल है, जिनसे जाम कमाल ने मुलाकातें की हैं। जाम कमाल जब उनके पास गए हैं, खासकर 3 से 4 अराकीन ऐसे हैं जिन्हें जाम कमाल ने यह सवाल पूछा कि आपके हलके में आपकी मर्जी के बगैर क्या हुआ जिस पर आप मुझसे नाराज हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन इंटरेस्टिंगली उनके पास ये भी इतनी भी इखलाकी पोजीशन नहीं है कि वो जाम साहब से कहें कि जी हमसे गलती हो गई, हम आपके साथ हैं। तो देयर इज समथिंग जो नजर नहीं आ रहा है। अब वो कब तक वाजे तौर पे नजर आएगा उसे देखना पड़ेगा। और अभी तक जाम कमाल के पास गो के मुलाकातें उनकी हुई हैं, राब्ते भी हैं, लेकिन नाराज ग्रुप से कोई एक मेंबर भी हमने नहीं टूट के आया। एक आध रुकन ने थोड़ी सी अपनी पोजीशन न्यूट्रलाइज की है, लेकिन वो भी अभी तक कंप्लीटली गवर्नमेंट कैंप में वापस नहीं आए। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बेसिकली देखना ये है कि अब ऑप्शंस क्या है नाराज अरकान के पास। या तो ये मिल जाए हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ और एक नई इनको हटा दें, नई गवर्नमेंट फॉर्म करें, या तो फिर ये माइनस जाम कमाल यानी -1 फॉर्मूला हो, यानी कि 39 लोग हों, अपनी नई गवर्नमेंट बनाएं। क्या लग रहा है आपको, प्रेशर किस तरफ से आ रहा है ज्यादा? रिंद साहब, क्विकली कौन सी ऑप्शन अवेलेबल? देखिए मैं, बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है। अगर ये -1 पे जाने की बात करते हैं नाराज अरकान और करंट कोलेशन को कंटिन्यू करवाते हैं, तो उसके लिए उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाना पड़ेगा, अवामी नेशनल पार्टी को मनाना पड़ेगा, और हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी और JWP, ये 4 जमातें हैं जो इत्तेहादी हैं BAP की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाराज अरकान के अंदर 3 चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा BAP के कुछ 2 बड़े अकाबीन हैं जिनका नाम ले सकता हूं, नवाबजादा तारिक मदसी और जान जमाली। उन्होंने इस वक्त जाम कमाल और कुद्दूस बिजंजो की लड़ाई में खुद को थोड़ा सा न्यूट्रल इसलिए रखा हुआ है कि अगर कोई चांस बनता है तो एज अ न्यूट्रल कैंडिडेट वो कंसीडर किए जाएं फॉर द चीफ मिनिस्टर। ये तो BAP के अंदर हो गए 5। PTI ने वाज़ेह स्टैंड लिया है कि जब तक BAP की अक्सरियत जाम कमाल के पास है, वो खुद स्टेप डाउन नहीं करते या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में नहीं निकाले जाते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका साथ देगी। लेकिन अगर BAP कोई नया चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार लाती है तो PTI सूरत हाल को देखकर फैसला करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि PTI BAP की हर बात पे आमीन कहने को तैयार नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी और हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त तक जाम कमाल के साथ खुलकर खड़े हैं। अगर वो इसी कोलेशन को लाते हैं नाराज अरकान, तो PDM की जो 2 जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम और BNP मेंगल, वो क्यों इन 15 लोगों को सपोर्ट करें कि जी आप तो जा रहे अपने पुराने कोलेशन के साथ हैं, तो फिर हमें क्या फायदा होगा। PDM की जो 2 बड़ी जमातें हैं वो ये समझ रही हैं कि कुद्दूस बिजंजो चीफ मिनिस्टर आएंगे और उसी जैसे 6 महीने की हुकूमत होगी जैसे कुद्दूस बिजंजो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की गवर्नमेंट गिराने के बाद थे।
ऐसा ही। मैं शिवानी साहब आपसे पूछती हूँ, कुदूस बेज़ेंजो को अगला वजीर आला लाना, इसमें क्या कबाहत है? अगर आपको लगता है कि जमात भी इंटैक्ट रहेगी और वो इस हवाले से कोशा भी हैं, तो क्या क्या कहते हैं आप? जी, कोलिशन पार्टनर्स 41 अरकान है, अक्सरियती फैसला कर दें। जाम कमाल साहब ने कह दिया है कि अगर अक्सरियत कोलिशन पार्टनर्स कहते हैं कि तो आप वही मैं सर, आप कोलिशन पार्टनर्स पे इन्हिसार कर रहे हैं, आप अपनी जमात पे इन्हिसार नहीं करेंगे? आप ही का बंदा है जो बनना चाह रहे हैं अगला वजीर आला। जी, वो तो देखें, जाम कमाल साहब इस पार्टी के सरबराह रहे हैं। जाम कमाल साहब को पार्टी के अंदर हिमायत हासिल है, लेकिन सिर्फ जो बाप पार्टी के जो अरकान है वो 24 बनते हैं कुल, वो तो गवर्नमेंट नहीं बना सकते। अगेन उनको कोलिशन पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, वो भी तो चाहेंगे कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर हो बलूचिस्तान में जो उनको पसंद हो, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है उसके करीब करीब। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लियाकत शेवानी और शाहिद रिंद मौजूद थे। आपने बात सुनी, क्रिटिकल सिचुएशन है, इट इज़ अ नंबर गेम एट दिस पॉइंट, और किसका पलड़ा भारी होता है आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन गैर सियासी कुव्वतें बहुत सी चीज़ों का तयन करती हैं बलूचिस्तान में, लेकिन इस बार एक गैर मामूली बात हमारे सामने आ रही है। बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान के सियासी बहरान की बुनियादी वजह वज़ारत आला की कुर्सी दिख रही है। कारकर्दगी और इंतजामी मामलात में खराबी का ढंडोरा पीटकर जाम कमाल को मंजर से हटाने की कोशिश दिख रही है। ये नाजरीन, असल मकसद शायद क्योंकि जाम कमाल रवायती वजीर आला नहीं है, ज़रा मुख्तलिफ हैं, ये काम करते हैं, काम से काम रखते दिखाई देते हैं, ये बहुत हटके बात सामने आ रही है। बलूचिस्तान में पहली बार रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई गई है, फूड अथॉरिटी का क़याम हुआ है, कानून साजी पर तवज्जो दी गई है। 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहने वाले सूबे में नेशनल गेम्स को फ़रोग दिया गया है। 770 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी पर हम देख रहे हैं कि टूरिज्म पॉइंट्स का और रिजॉर्ट्स का मंसूबा दिया गया है। और पहली बार बलूचिस्तान में जो है वो हम देख रहे हैं कि एक माइनिंग पॉलिसी सामने रखी गई है, उसको पास कराया गया। 2500 से 3000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड सड़कें बनाई गई हैं। डैम्स की तामीर पर भी तवज्जो दी गई है। क्वेटा से कराची शाहराह के लिए पहले फेज के जो टेंडर्स हैं वो अप्रूव करा लिए हैं, काम शुरू हो चुका है। मगर इस सब के बावजूद अनफॉर्चुनेटली जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और उन्हें ओहदे से हटाने की काविश ये पता दे रही है कि मसला पढ़े लिखे जाम कमाल से नहीं, मामला दरअसल वजारत आला का है। और इस दौड़ में अपने और बेगाने दोनों शामिल हैं। अभी तक 5 बड़े उम्मीदवार हैं जिनका जिक्र हम आपको मुख्तसरन कर देते हैं। इसके अंदर कुदूस बेज़ेंजो, सरदार साले भुटानी, अब्दुल रहमान खेतरा साहब जो अभी उठ के चले गए, और जान मोहम्मद जमाली और नवाबजादा तारिक मगजी मौजूद हैं। इट इज़ अ फाइट फॉर द चेयर, नथिंग सरप्राइजिंग। वी गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। तहरीक इंसाफ हुकूमत अपनी गलतियों से नहीं सीखती, जिसकी वजह से हर साल उसी बहरान का सामना करना पड़ता है जो गुज़िश्ता साल हुकूमत के लिए सुबकी का बायस बना। गुज़िश्ता 3 सालों की तरह एक बार फिर सर्दियों में LNG बहरान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त LNG एशियाई मार्केट में अपनी बुलंद तरीन सतह पर $56.3 फी MMBTU पर फरोख्त हो रही है, और अभी सर्दियां नहीं आई। नाजरीन, दुनिया में कोरोना की आमद हुई तो मशवरा दिया गया कि तवील मुद्दती मुआहिदे कर लें, मगर नहीं किए गए। हत्ता कि LNG और तेल की कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई, मगर फ़ायदा नहीं उठाया गया। सबको मालूम था कि कोरोना के बाद जैसे ही मार्केट खुलना शुरू होंगी, आलमी मार्केट में LNG की डिमांड बढ़ जाएगी, मगर फिर भी मुआहिदे नहीं किए गए। बद इंतज़ामी और प्लानिंग के फुकदान की बदतरीन मिसालें कायम की गई। हत्ता कि इसी साल 13 सितंबर को ब्लूमबर्ग में खबर छपी, buyers are so hungry for LNG that tankers are lining up off Qatar, कि दुनिया में LNG की डिमांड में इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र कतरी बंदरगाह रईस लफान में दर्द से जायद टैंकर्स लंगरअंदाज हो चुके हैं। एक बार फिर वक्त पे फैसला ना किया गया और पाकिस्तान को स्पॉट पर $20 फी MMBTU पर LNG खरीदनी पड़ गई। एक अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान को सिर्फ LNG के मामले पर 122 अरब का नुकसान किया गया है। बर वक्त फैसले नहीं किए जा रहे, और जब सारी दुनिया सर्दियों के लिए मुआहदे कर रही थी, हम महंगी LNG खरीद रहे थे।
इसी साल 8 अप्रैल को ब्लूमबर्ग की ही खबर, द वर्ल्ड्स टॉप एलएनजी बायर्स ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट विंटर। सर्दियों से पहले ही एलएनजी इंपोर्ट करवाने वाले मुमालिक ने सौदे करने शुरू कर दिए और सिर्फ चीन ने जून से फरवरी 2022 के लिए 35 कार्गोज अप्रैल के महीने में ही खरीद लिए। खबर के मुताबिक एशिया के एलएनजी इंपोर्ट करने वाले मुमालिक सर्दियों तक की खरीदारी कर रहे हैं और इस तमाम का मकसद एलएनजी के बहरान से बचना है। मगर हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद था कि साल के आगाज में ही तवील मुद्दती मुआहदे के लिए टेंडर्स दे दिए जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सितंबर से फरवरी तक पाकिस्तान के पास वाफिर और सस्ती एलएनजी मौजूद हो सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया गया। गुज़िश्ता साल एलएनजी की कमी सामने आई तो फर्नेस ऑयल का इंतजाम ना होने की वजह से एक ही वक्त में दो बहराना का सामना करना पड़ा। हुकूमत को इन दोनों शॉर्टेजेस का सामना रहा, लेकिन हुकूमत अपनी पोजीशन पर डटी रही और अनफॉर्चुनेटली महसूस ये हो रहा है कि हुकूमत ने मुतवक्के खता तो की। कोरोना के दौरान जापान की तरह एलएनजी स्टोरेज प्लांट नहीं लगाए गए और हेजिंग नहीं की गई। और इस हवाले से नदीम बाबर साहब ने हमें नैब के खदशात के हवाले से आगाह किया, जो हमने आपके सामने रखे। हुकूमत के पास अभी भी ऑप्शन मौजूद है। मिसाल के तौर पे आज ब्रेंट की कीमत $81 फी बैरल के करीब है और अगर आज लॉन्ग टर्म मुआहदा कर लिया जाता तो एलएनजी की फी MMBTU कीमत $15 बनेगी। और अगर एलएनजी की कीमतों में इसी तरह इजाफा होता रहा तो यकीन जानिए कि मुल्क में CNG स्टेशंस मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे। घरेलू सारिफीन को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा और इंडस्ट्री को या तो महंगी बिजली देना पड़ जाएगी या फिर कम सप्लाई जैसे मसाइल भुगतना पड़ेंगे। एलएनजी की महंगी होती कीमतों को जज करते हुए हुकूमत वक्त की जानिब से एलएनजी के इस्तेमाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि जिसके बाद वफाकी काबीना की जानिब से फैसला हुआ है कि नवंबर ता फरवरी घरेलू और तजारती सारिफीन को इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर फी यूनिट 5 से 7 रुपए रियायत दी जाएगी। लेकिन रियलिटी चेक ये बहरान को रोकने में नाकाम ही साबित होगा और इसकी वजह यह है कि मुल्क में बिजली पर गैस अप्लायंसेस ना चलाने का रवाज है। सालाना करोड़ों डॉलर्स का नुकसान किया जा रहा है, मगर कोई गलतियों से सीखने को तैयार नहीं। शायद तहरीक इंसाफ को दागों की तरह गलतियां भी अच्छी लगती हैं। और नाज़रीन ये जहन में रखिए कि ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब पाकिस्तान के तजारती खसारे में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 100% इजाफा हो चुका है। हमें डॉलर्स की शदीद ज़रूरत है और इसी हफ्ते पाकिस्तान IMF से मुज़ाकराती दौर का आगाज़ भी करने जा रहा है। तो अमरीकी डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज ऑफ राइट नाउ इज विजिटिंग पाकिस्तान। वेंडी शर्मन पाकिस्तान के दौरे पर हैं। ये हाईएस्ट स्टेट लेवल का विजिट है सिंस लास्ट जनवरी। सबको मालूम है कि आलमी इदारे चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, वो अमरीका की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए ही पाकिस्तान को कर्ज अदा करते हैं, टर्म्स और कंडीशन सेट करते हैं। हुकूमत को अपनी गलतियों से सीखना होगा। नाजरीन एक ऐसे ही वक्त में अपनी अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं। आपको बताया था पाकिस्तान हिस्ट्रीज बिगेस्ट डिफॉल्ट, यानी कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े दिवालिया हेस्कॉल पेट्रोलियम लिमिटेड के हवाले से आपको हमने आगाह किया था। तमाम तर तफसीलात रखी थी। हमारी तारीख का सबसे बड़ा डिफॉल्ट है नाजरीन हेस्कॉल के साबिक CEO और इस सारे मामले के मरकजी किरदार सलीम बट मुल्क छोड़ चुके हैं। इससे कबल सेनेटर अफनानुल्लाह मुस्लिम लीग नून के सेनेटर ने अपने खत में इस खदशे का इजहार किया था कि हेस्कॉल के दिवालिया में जो लोग मुबैना तौर पर मुलव्विस हैं वो लोग नए नामों से कंपनियां रजिस्टर करवा रहे हैं। एक नए फ्रॉड की तैयारी की जा रही है। इस ज़िमन में उन्होंने अपने खत में चंद कंपनियों के नामों का तस्करा भी किया था कि जिनमें उन्होंने नोयर एनर्जी का जिक्र किया, DMCC, फॉसिल एनर्जी और क्लोवर पाकिस्तान के नाम भी उन्होंने अपने खत में शामिल किए। कंपनियों के ये नाम सामने आने के बाद हमने अपने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की और पता लगाने की कोशिश की आखिर इन कंपनियों के नाम क्यों लिए जा रहे हैं, कौन से लोग इन कंपनियों की मैनेजमेंट में बैठे हैं कि जिनसे खतरा महसूस हो रहा है। नाज़रीन क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड की दस्तावेजात की छानबीन के दौरान ये बात सामने आई कि 1 जुलाई 2021 को क्लोवर पाकिस्तान की जानिब से 23 लाख से जायद के शेयर्स फॉसिल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी को फरोख्त कर दिए गए। और जब हमने फॉसिल एनर्जी की वेबसाइट और दस्तावेजात का जायजा लिया तो बहुत से हैरानकुन इंकशाफात मजीद सामने आए। फॉसिल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एक फैमिली ओन्ड कंपनी है, यानी कि इसके ज्यादातर शेयर्स एक खानदान की मलकियत हैं। फॉसिल एनर्जी के पास क्लोवर पाकिस्तान के 83% शेयर्स हैं, जबकि बाकी 17% आम लोगों के पास हैं। जब हम क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड की रेटिंग रिपोर्ट बराए 2019 का जायजा ले रहे थे तो इसमें जो चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ वो ये था कि फॉसिल एनर्जी के जो कि क्लोवर पाकिस्तान के एज आई सेड 83% शेयर्स की मालिक है, इस कंपनी का असल मालिक कोई और नहीं बल्कि 90% शेयर्स के साथ सलीम बट साहब ही हैं। जी हाँ,
सलीम भट्ट साहब, जिनको मुबैना तौर पे हेस्कॉल का मरकजी मुलजिम गर्दाना जा रहा है और एज वी स्पीक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। FIA एक्टिव है, SECP एक्टिव है, जो स्टे हेस्कॉल ने वेकेट किया है। द इन्वेस्टिगेशंस आर अंडर वे राइट नाउ। लेकिन सलीम भट्ट साहब मुल्क छोड़ चुके हैं। हेस्कॉल के पहले CEO सलीम भट्ट का फॉसिल एनर्जी में सिर्फ यही किरदार नहीं, बल्कि सलीम भट्ट साहब फॉसिल एनर्जी के बिजनेस एडवाइजर भी हैं। लेकिन जिस तरह हम न्यूज़ की रिपोर्ट के बाद जब हमने आपको डिटेल्स दिखाई, रीमा अतर नाम साहिबा का नाम क्लोवर पाकिस्तान की वेबसाइट से हटा दिया गया, वैसे ही फॉसिल एनर्जी ने अपनी वेबसाइट से सलीम भट्ट का नाम भी तब हटा दिया गया था व्हेन वी रिपोर्टेड इट। लेकिन ऑफ कोर्स इट्स द डिजिटल एरा, डिजिटल दौर है, सब कुछ महफूज रहता है। एक मरतबा फिर इदारे सोते रहे और पानी सर से गुजर रहा है। हम मुतनब्बे कर रहे हैं कि मरकजी मुलजिम जिन लोगों की तफ्तीश करनी है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। जिन बैंकों ने फॉसिल एनर्जी को कर्जा फराहम किया है, इनमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब और सिंध बैंक लिमिटेड शामिल हैं। जी हाँ, यानी कि अवाम का पैसा है। द बिगेस्ट डिफॉल्ट इन द कंट्रीज हिस्ट्री। यकीन जानिए, कोशिश करनी चाहिए हमारे इदारों को, हमारे मुल्क को, कि जिन जिन को इन्वेस्टिगेट करना है वो मुल्क में कायम रहें, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। वी गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस की 2 जहतें गुज़िश्ता 48 घंटों से ज़ेर बहस हैं। सियासी जहत के जिसमें वज़ीर आज़म का किरदार, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुशावरत और पार्लियामान की शमूलियत से बाला ऑर्डिनेंस का इजरा, कि जिस पर सियासी बसीरत रखने वालों की राय ये है कि बजरिया ऑर्डिनेंस मुतबादिल हिकमत अमली तैयार की गई है। नैब के मौजूदा चेयरमैन को अपने ओहदे पर बरकरार रखने का मामला गैर मुअय्यना मुद्दत तक आगे बढ़ सकता है। और दूसरा कानूनी जहत है नाजरीन, नैब के किरदार, गैर जानिबदारी, शोहरत और इख्तियार की सिमत, जिस पे कई एतराज़ात हैं। ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद काबीना के फैसलों, वुज़रा की करप्शन, आटा चीनी दुआओं, LNG जैसे बड़े बड़े स्कैंडल्स पर क्या नैब के पर जला दिए गए हैं? क्या ऑपोजिशन की ऑर्डिनेंस को NRO से तशबीह देना दुरुस्त बात है? क्या हुकूमत के लिए मनपसंद जजों की तैनाती का रास्ता हमवार कर दिया गया है? क्या नया ऑर्डिनेंस इस बात का जामिन है कि कवायद की बेज़ाब्तगी के हवाले से अवामी या हुकूमती मंसूबे नैब के दायरे इख्तियार से बाहर होंगे? शायद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल और बेशुमार हिज़्ब इख्तिलाफ की और शख्सियात के जिन पर बनने वाले रेफरेंसेस की बुनियाद कवायद की बेज़ाब्तगी, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल जैसे केसेस हैं, क्या ये ख़त्म हो सकते हैं या मुल्ज़िमान अदालत से मुकदमा ख़त्म करने की इस्तदा कर सकते हैं? इस जहत का दिलचस्प पहलू NRO की इस्तिलाह है। कुछ अरसा कबल नाजरीन नैब कवानीन पर अपोजिशन ने कुछ सिफारिशात तजवीज़ की थी, अगर आपको याद हो, जिन पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का रद्द अमल था कि अपोजिशन मुझसे NRO चाहती है, अपोजिशन चाहती है कि नैब कवानीन में तरमीम करके उन्हें इस्तिस्ना दे दी जाए। जो टोटल 38 शिक्के हैं नैब की, उसमें से 34 इन्होंने अमेंडमेंट्स पेश किए हैं, जिसका मतलब कि नैब की कबर दबा के उसको दफना दिया जाए। यानी हमें अकाउंटेबिलिटी से भी बचा लें, हमें मनी लॉन्ड्रिंग से भी बचा लें। सारा मकसद ब्लैकमेल करने का है कि अपनी किसी तरह इनकी चोरी बच जाए। और ये समझ रहे थे कि अब फैटअप पे हम क्योंकि डरेंगे, इतना बड़ा इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हम इनकी बात मान जाएंगे और इनको NRO दे देंगे। अब हम इनको फैटअप के लिए जो लेजिस्लेशन पास करनी है, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। वो साथ उन्होंने पूरा 38 में से 34 उन्होंने कहा जी कि शिक चेंज करो नैब के कानून में, मतलब नैब को ख़त्म कर दो। वज़ीर आज़म ना सिर्फ अपोजिशन को NRO देने के हक में नहीं थे, बल्कि उनका दो टोक मौक़िफ़ था कि नैब ऑर्डिनेंस को तब्दील करने की तो हरगिज़ ज़रूरत ही नहीं। लीडर ईमानदार हो तो करप्शन का पैसा 3 महीने के अंदर अंदर वापस आ सकता है। और नैब के ऑर्डिनेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं, प्राइम मिनिस्टर को चेंज करने की जरूरत है। जिस दिन एक प्राइम मिनिस्टर जिसको खुद फिक्र नहीं है कि मैंने कोई करप्शन नहीं की, वो इसी नैब को, वो ठीक है कि ईमानदार आदमी का नैब का हेड बनाएगा। मेरे नीचे ये नैब दे, मैं आपको 3 महीने में बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ के दिखा देता हूँ। आज जब सदारती ऑर्डिनेंस सालिम नैब का तरमीम शुदा कानून है, तो ऑपोजिशन ये ही आईना हुकूमत को दिखाने की कोशिश कर रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब ये बात खुद तस्लीम कर चुके हैं कि तरमीम शुदा कानून में बेशतर तो ऑपोजिशन की अपनी तजावीज़ हैं। एक ऐसे चेयरमैन के मुद्दत मुलाजमत को तोसी देने के लिए है जिसके हर अमल पर यह मोहर सब्त हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं, एहतसाब के लिए नहीं, सिर्फ इमरान खान की नौकरी करता है।
कि इसमें हुकूमत ने अपने आप को NRO जारी किया है। जो उन्होंने तजवीज़ पेश की थी तो आधी अमेंडमेंट्स वो हैं जो अपोजिशन इसमें करना चाह रही थी। और यही हवाला हमारे प्रोग्राम में मरियम औरंगजेब साहिबा दे रही थी। आपको याद होगा फैटफ की बात हुई और साथ इन्होंने कहा कि नैब के कानून को भी बेहतर करें, उसकी इम्प्लीकेशंस हैं। तो जब हमारी टीम वहाँ गई, इन्होंने बाहर आके प्रेस टॉक की, आपको याद होगा कि ये, और फिर अगले दिन इमरान खान साहब ने एक तकरीर की कि ये मेरे से NRO मांग रहे थे फैटफ के बदले में। आज वही तरमीम जिसमें 2-3 तरमीम की अभी आप जिक्र कर रहे थे, उन्हीं तरमीम को डाल के अपने तमाम लोगों को इन्होंने NRO दे दिया, आज वो गिरफ्त से बाहर कर दिया। वज़ीर आज़म अपनी तकरीर में सियासत और रियासत की तरक्की और मजबूती के सुनहरे असूल गिनवा चुके हैं। उनको शिकवा रहा है कि हमारे इदारे मजबूत नहीं हैं। शख्सियात मजबूत करने की बजाय इदारे मजबूत करने होंगे तो कोई माई का लाल असूल और ज़वाबित का बाल भी बीगा नहीं कर सकेगा। इदारे जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं अपने कानून के मुताबिक। जब उनके कानून आप तोड़ते हैं और किसी शख्स के लिए चेंज करते हैं, आप उस इदारे को तबाह करते हैं। एक पॉलिसी बता रहा हूं कि अगर इस मुल्क को हमने बचाना है, इदारे मजबूत करने हैं। इदारे तब मजबूत होते हैं जो अपने कानून के मुताबिक चलते हैं। जब आपके उनको किसी एक इंसान के लिए कानून बदलते हैं, आप सारे इदारे को मुतासर करते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको साबित ये करके दिखाऊंगा कि हम ऐसे मजबूत इदारे बना देंगे, हमारी जो इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन है, वो इतनी मजबूत होंगी। हमने अपने इदारे मजबूत करने हैं, मेरिटोक्रेसी लेके आनी। हम हमेशा अपने इदारों को मजबूत करेंगे, उनको पूरी सपोर्ट करेंगे। आज ये तमाम दावे मेवे हैरत हैं कि नैब चेयरमैन की तैनाती जैसा अहम कानूनी मामला मुकम्मल सियासी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसकी दीगर डिटेल्स जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामानी अफेयर्स। हमारा साथ दे रहे हैं अब्दुल लतीफ अफरीदी साहब, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने आज ही खत लिख के मुजम्मत की है इस ऑर्डिनेंस की, और मोहम्मद अमजद परवेज साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बात करूंगी लतीफ अफरीदी साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। फरमाइएगा कि आपकी आज प्रेस रिलीज आई है पाकिस्तान बार काउंसिल की, जो पार्लियामान की अथॉरिटी अंडरमाइन के शिकवे के साथ चेयरमैन नैब को डिवॉइड ऑफ मेरिट्स एक्सटेंशन देने के हवाले से और जजेस की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के अंदर ऊपर तैनाती, बड़े तगड़े लुक्रेटिव पैकेजेस के ऊपर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मुतासिर करने के मुतरादिफ आपने करार दिया है। हकीकत ये है कि ये जो तरमीमी आर्डिनेंस आया है नैब आर्डिनेंस में, इसने नैब का सारा हुलिया बिगाड़ दिया है। और अफसोस की बात ये है कि इसी नैब ऑर्डिनेंस में जो अभी आपने प्राइम मिनिस्टर के जो सुना दिए, तो इसमें मकसद ये था कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर ऐसा कानून बनाएंगे, या अगर मुस्तकबिल में कोई कानून में तरमीम करने की ज़रूरत हो तो आपस में सलाह मशवरा करके ऐसा कदम उठाएंगे जो सारे कौम के मफाद में हो। वो एक पार्टी के हाथ में दूसरी पार्टियों के खिलाफ वो जो है तलवार ना हो। ये तो ऐसा किया गया कि एक पार्टी ने अपने हाथ में तलवार लेकर सारे अपोजिशन पार्लियामेंट को तकसीम किया, मुल्क को तकसीम किया, अवाम को तकसीम किया, रायामा को तकसीम किया। और जो बहरान पाकिस्तान में इक्तिसादी बहरान, ज़बरदस्त शदीद इक्तिसादी बहरान है, अखलाकी बहरान है, सियासी बहरान है, उन बहरानों को इस ऑर्डिनेंस ने मज़ीद तेज़ कर दिया, जो मैं समझता हूँ कि मुल्क के मफाद में नहीं है। ठीक है। और अमजद परवेज साहब, इससे पहले मैं अली मोहम्मद साहब के जाऊँ, जो ख़ुद भी वकील हैं और ऑफ कोर्स पार्लियामान के आप मौजूद हैं, हिस्सा हैं। अमजद साहब, आपको इसमें बहुत सी बातें अच्छी भी हैं, मगर मुझे बताइए कि इसके अंदर आपको लूप होल्स कहाँ दिखाई दे रहे हैं जो प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो निज़ाम अदल में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो जज की तैनाती का अमल होता है जी। इस ऑर्डिनेंस में आप देखें, वो कहते हैं कि आप हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज भी लगा सकते हैं, आप रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी लगा सकते हैं, आप जो है वो एक एडिशनल सेशन जज भी लगा सकते हैं, और सर्विंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी लगा सकते हैं। लेकिन इस पूरे कानून में क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है कि क्या क्राइटेरिया होगा, किस कसौटी पे आप परखेंगे कि किस शख्स को
एक आज बंदा एडिशनल सेशन जज जो है वो भर्ती हुआ है, वो भी क्वालिफाई कर रहा है। एक बंदे ने पूरी सर्विस कर ली है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पे रिटायर हो चुका है, उसको भी आप क्वालिफाई करा रहे हैं। एक हाई कोर्ट के जज के तौर पे रिटायर हो चुका है। तो कोई क्राइटेरिया, कोई कसौटी ये कानून नहीं देता, जिसकी वजह से शायबा है कि जैसे मनपसंद जजेस लगाने की कोशिश की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑलरेडी सर्विंग जजेस हैं वो भी एक प्रोसेस से होके आए हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में, उनके सर पे ये तलवार लटकाई गई है कि उनके लिए फ्रेश ऑर्डर आएगा तो वो इन कोर्ट्स में रहेंगे, फ्रेश ऑर्डर नहीं हो आएगा तो वो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के चले जाएंगे। ताहम जब तक फ्रेश ऑर्डर नहीं आता तब तक वो काम कर सकते हैं। ये भी बड़ी अनैमलस सिचुएशन है कि दिस ऑल्सो कंप्रोमाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एक जज जो काम कर रहा है उसको नहीं पता मेरा फ्रेश ऑर्डर आना है कि नहीं आना, मैं क्वालिफाई करता हूँ कि नहीं करता। तो जज की तैनाती का जो पैमाना है वो इस कानून ने डिफाइन नहीं किया, और जो ऑलरेडी जजेस काम कर रहे हैं एक प्रोसेस से होके आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। नंबर 2 पे जो एक तासुर मिलता है इस ऑर्डिनेंस को कि इसकी एप्लीकेशन जितने अहम फोरम्स हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने कौम के फैसले, कौम की किस्मत के फैसले करने हैं, फेडरल कैबिनेट है, प्रोविंशियल कैबिनेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, जैसे आपने बड़ी खूबसूरती से प्रोग्राम के आगाज़ में खुद ही उसको सम अप कर दिया हुआ है, उन सब को मावराए एहतसाब कर दिया गया है। उनको उनके फैसलों के बारे में नहीं पूछा जा सकता। That is a big problem for me too, sir. की जा सकती। बिल्कुल, ये तीसरी जो बात है, जी बोले, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। और उसके जी उससे ये इम्तियाजी है, ये इम्तियाजी सलूक वाला कानून है कि आप अपने फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, जबकि अपोजिशन के इसी तरह के फैसलों पे आपने मुकदमात बना के। तो मैं प्रोफेशनल वकील हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग। आई अंडरस्टैंड दैट सर। ये बड़ी ग्लेयरिंग प्रॉब्लम्स हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं कि आप अगर ब्लैंकेट दे देंगे इस्तिस्ना, क्या मुझे बताएं इस ब्लैंकेट इस्तिस्ना को जिसकी जद में मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल समेत बेशतर लोग आए हैं, क्या वो भी इसको अवेल कर सकेंगे रेट्रोग्रेसिवली? मैं अर्ज करता हूँ, देखिए रेट्रोग्रेसिवली के बारे में तो ये कानून खामोश है। ये नहीं कहता कि इसका इतलाक जो है वो 1185 से ही होगा, जबकि अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का इतलाक 1185 से होता है, गो वो नवंबर 1999 में आया था। इसमें रिट्रोस्पेक्टिविटी की बात कोई नहीं की गई, पहली बात तो ये है। दूसरी ये बात है कि देखिए जो तो अपोजिशन की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस ऑर्डिनेंस की इस प्रोविजन की बुनियाद पे किसी अदालत से रजू करेंगे। हाँ, अगर ये ऑर्डिनेंस इस फॉर्म में रहता है तो उनको हक़ ज़रूर हासिल है कि वो किसी अदालत से अगर इस्तदा करना चाहें इस ऑर्डिनेंस की रोशनी में कि हम भी इस सेक्शन 2 के मिसचीफ में आते हैं, इस डोमेन में आते हैं, तो हमें रिलीफ दिया जाए। जो अहम बात, एक और बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ इस नए कानून के बारे में, वो भी बहुत ज़्यादा अहम बात है। वो ये है कि देखिए हमारे यहाँ जो दहशतगर्द के ख़िलाफ़ ट्रायल होता है, नारकोटिक्स के जो लोग काम करते हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, उनका जो ट्रायल होता है, और जो मर्डर का ट्रायल होता है, इवन रेपिस्ट का जो ट्रायल होता है, उसमें जो कानून शहादत के जो लवाजमात हैं उनको मलहूज़े खातर रखना अदालत की मजबूरी होती है, और अगर वो नहीं रखती तो वो कानून की खिलाफ वर्जी होती है, पासदारी नहीं होती है, और फेयर ट्रायल के स्पिरिट के अगेंस्ट होती है, और अदालतें इसी बुनियाद पे कन्विक्शन सेट असाइड करती हैं। इस ऑर्डिनेंस के तहत जो वो कानून शहादत ऑर्डर के लवाजमात हैं, मैंडेटरी प्रोविजन जो 1 सदी से ज़्यादा पुराने हैं और आज तक तकरीबन यूनिवर्सली हर मुल्क में चलते हैं, उनको भी डिस्पेंस विद करने की कोशिश की जा रही है। इस ऑर्डिनेंस में उन्होंने कहा है जी, केस मैनेजमेंट के नाम पे उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक नया मैकेनिज्म दे दिया है कि आप शहादत कैसे कलम बंद करेंगे। ऑडियो वीडियो लिंक, अब जो मिनिस्टर्स के केसेस में, पार्लियामेंटेरियंस के केसेस में, इससे तो स्पीडी जस्टिस इंश्योर होगा ना सर, इससे तो वक्त का ज़िया अवॉइड किया जाएगा। नहीं, स्पीडी जस्टिस बिल्कुल नहीं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, वक्त का ज़िया ऐड नहीं होगा। देखिए इन केसेस में ज़्यादातर जो लोग होते हैं गवाह, वो सरकारी मुलाजम होते हैं। उस सरकारी मुलाजम ने कटहरे में आके ओथ लेके ज़बानी कोर्ट के सामने बयान देना होता है कि वो इस केस के बारे में क्या जानता है। ये ऑर्डिनेंस ये कहता है कि वो हाथ से लिख के बयान लाएगा और वो आके कोर्ट को दे देगा, वो उसका बयान कोर्ट में कलम बंद नहीं होगा। ये कि इन्होंने अलग एक तरीका निकाला है। मैं ये समझता हूँ कि ये स्पीडी जो है, दिस इज़ ऑल्सो विद मेलाफिडी इंटेंशन, कि जो केसेस किसी डिसेंट को मफल करने के लिए, अपने मुखालफ को दबाने के लिए, उनके केसेस को एक्सपेडिशियसली चलाने के लिए ये डिवाइस जो है वो एक इंट्रोड्यूस कराई गई है। तीसरी बात ये है कि बेल का अख्तियार देना नैब कोर्ट को बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने दिया है अख्तियार, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ।
लेकिन उसके साथ जो कदगन लगाई है कि जी श्योरिटी अमाउंट उतनी होगी जितने का वो केस है, वो भी बड़ी अक्सर हमने आपका भी तजर्बा है, मैंने भी नैब के केसेस आज तक सारी पार्टियों के किए हैं। अक्सर नैब में केसेस में दी गई फिगर्स एग्जैजरेटेड होती हैं, फज फिगर्स होती हैं। तो आपने बेल का अख्तियार दे दिया, लेकिन श्योरिटी की अमाउंट कानून में लिख दी कि इससे कम नहीं होगी। आपने अदालत की सवाबदीद तो छीन ली, अदालत पे छोड़ें, अदालत फैसला करे कि अगर मैंने किसी को ज़मानत देनी है तो उस केस के मखसूस हालात वाक़यात में उस शख्स से मैंने कितनी अमाउंट का श्योरिटी लेना है। तो एक हाथ से आप बेल दे रहे हैं, दूसरे हाथ से आप वापस ले रहे हैं। जजिस के बारे में मैंने अर्ज किया कि तैनाती का आपने ऑर्डिनेंस देख लिया, कोई तरीक़ेकार, कोई कसौटी, कोई पैमाना नहीं दिया गया, खुद मावराए एहतसाब होने की कोशिश की जा रही है। लतीफ साहब क्विकली, अब्दुल लतीफ साहब ये बताइएगा इसके कितने चांसेस हैं कि स्ट्राइक डाउन हो जाए? जो अमजद परवेज साहब भी बड़े वैलिड पॉइंट्स रेज कर रहे हैं, ये स्ट्राइक डाउन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में? इसको चैलेंज किया जा सकता है बिल्कुल कि पार्लियामेंट मौजूद है, अगर इन सेशन नहीं तो इसको सेशन बुलाया जा सकता है और ये कानून जो है नैब, ये अमेंडिंग लॉ ये पार्लियामेंट में रखा जा सकता है। तो इस अगर नहीं रखा जाता तो इसका मतलब ये है कि वो जो मैलाफाइडी है इसके पीछे वो बिल्कुल आश्कारा हो जाती है, खुल के सामने आ जाती है कि ये इस कानून को मैलाफाइडी बुनियादों पर जारी किया गया, क्योंकि चेयरमैन नैब को मुकम्मल इख्तियार दिया गया, उसको सेकंड टर्म के लिए क्वालिफाई कर दिया कि ही कैन कंटिन्यू। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी के मनपसंद रिटायर्ड एडिशनल सेशन जज तक आ गए और तनख्वाह उनको हाई कोर्ट की मिलेगी। तो इसमें इस अपनी एक ही पार्टी के हाथों में तमाम तर इख्तियारात मुश्तमिल किए गए, जिससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि एक पार्टी जो मुखालिफाना जहन उसका है, बजाय इसके कि वो पार्लियामेंट के साथ अपोजिशन के साथ मिलकर इस कानून को बनाते, उन्होंने एक तरफा तौर पर अपनी मर्जी का सब कुछ किया, लॉ ऑफ एविडेंस को तबाह किया, बर्बाद किया, जजेस की हैसियत को ख़त्म किया। चेयरमैन को इसलिए दोनों मिलकर लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस मिलकर इसलिए क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे ताकि ये कौमी मफादात का मुहाफ़िज हो, ये किसी एक पार्टी का नुमाइंदा ना हो। इन्होंने चेयरमैन को एक ही पार्टी का नुमाइंदा बना दिया। अली मोहम्मद साहब फरमाइएगा, ये इसको मैल इंटेंशन ना कहें तो क्या कहें सर? नैब की चेयरमैन की एक्सटेंशन के हवाले से जो केसेस आप लोगों के ऊपर हैं, जो पॉलिसी को आप लोगों ने ब्लैंकेट कवर दे दिया है, किसी वजीर की, किसी प्लेटफॉर्म के, किसी पॉलिसी फैसले के ऊपर अब सवाल नहीं उठ सकता, व्हाट इज गोइंग ऑन है? देखिए, पहले बात तो ये है कि कोई ब्लैंकेट कवर किसी को नहीं, लेकिन अगर आपने का निजाम चलाना है तो आप एक स्टेज चाहिए कि वो गुड फेथ में फैसला कर सकें। हाँ, अगर किसी ने कोई गॉटन मीन्स पैदा किए हैं, उसके असासे हैं जो मुताबिकत नहीं रखती कमाई में, तो इसका तो कहीं भी सवाल हो सकता है। लैब में कोई उसकी ब्लैंकेट कवर नहीं, नंबर वन। नंबर टू, बैड फेथ आपने मैनेज किसी न किसी लेवल पर प्रूव जरूर करना है कि अगर मैं गुड फेथ में, जिस तरह जज साहिबान होते हैं, हम मोहतरम मुखला बैठे हैं तो इस बात को समझते हैं कि कोई जज जब फैसला करता है और वो आप प्री नोशन लेते हैं कि उसने गुड फेथ में किया है, अनलेस आप उसमें मैलिस प्रूव कर लेते हैं। अगर हमने लैब को जो है अनकटेड पार्स दिए इस तरह से, तो कोई आपके सरकारी मुलाजिमीन जो है वो बड़ी फैसलासाजी करेंगे ही। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा आपने उनको स्पेस जो है मुलाजिमीन को देनी है ताकि वो जो है अब मुल्क के मफाद में जो है मजबूत फैसले कर सकें। हाँ, अगर कोई पैसे पैदा करता है, करप्शन करता है, सवाल हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस लैब ऑर्डिनेंस के हवाले से ये मसला है, जो आपने भी अपने प्रोग्राम में बार बार रेज किया, मोहतरम लतीफ अफरीदी साहब ने भी रेज किया और हमारे दूसरे भी मोहतरम वकील साहब ने भी। देखें, कोई एक्सटेंशन के लिए नहीं आया, ये इसलिए आया है कि जब तक ये इस पर पूरी कंसल्टेशन के बाद कोई नाम मुंतखब नहीं होता, या कोई नया नाम या इस मौजूदा शख्सियत को एक्सटेंशन देना, अगर उस पर
इनकी इत्तेफाक राय नहीं होती तब तक आपने कुछ कब तक अगर हो ही ना इत्तेफाक राय तो सर मेरे तो दो मसले हैं ना अली मोहम्मद साहब। एक तो गुड फेथ के अंदर इसका तयन कौन करेगा? इमरान खान साहब और पीटीआई के मुताबिक तो 1.25 करोड़ आबादी ने जिसको वोट दिया है वो बैड फेथ में दिया है सारी हिज़्ब इख्तलाफ को। सो इसका तयन क्या कीजिए सर। और दूसरा आप जो कह रहे हैं कि जब तक फैसला नहीं होता, अगर इत्तेफाक राय हुआ ही नहीं, 1-1.5 साल इत्तेफाक राय नहीं हो रहा, तो चलते रहेंगे ये साहब? नहीं, इतना नहीं कोई टाइम लगता। ये जो इलेक्शन कमीशन का था वो भी हो गया था और ये भी हो जाएगा। कोई सालों इसकी बहस नहीं लगती। आपने पूछा बैड फेथ का, ये नालिश का फैसला जो है वो कौन करेगा? तो वो अदालत करेगी, क्योंकि जब कोई सजा दी जाती है तो उसका फैसला अदालत करती है। नालिश तो आपने वहां से, और एक यहाँ पे हमारे मोहतरम वकील साहब ने, हमारे भाई सीनियर हैं, उन्होंने बात की कि कानूनी शहादत ऑर्डर के हवाले से CRPC में हम चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो आपका मौजूदा लॉ है तो उसने भी तो रिलीफ नहीं दिया ना। सालों साल जो लोगों की केसेस चलते हैं, हम वो खड़ा के तो बने हैं, हमें तो बेल पे बेल मिलती है, हमें तो जमानत वाला गवर्नमेंट मिलती है, रुलता तो आम आदमी। तो हमने तो जो लॉ ऑफ एविडेंस है उसको तो रिफॉर्म करना है। हम तो अंग्रेज के जमाने के लॉ ऑफ एविडेंस से 2021 में नहीं जी सकते। आपके सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी देखें, हजारों केसेस नहीं पड़े। आपकी लोअर कोर्ट्स में देखें, एक ट्रायल केस में जो है आपके सालों लग जाते हैं 1-302 के मुकदमे के फैसले में। तो आपको लॉ ऑफ एविडेंस की वो चीज जरूर लानी है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आप देखें। ओके सर, मेरा वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। अमजद परवेज साहब, वुड यू लाइक टू रिप्लाई क्विकली सर, मुख्तसरन? जी मैं यही अर्ज़ करूंगा जी कि ये जो केसेस है ना जी, अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के, ये पाकिस्तान के सारे केसेस इकट्ठे करें तो ये को 1000, 2000, 3000 की फिगर क्रॉस नहीं करेंगे। अगर तो मकसद जो है वो एक आम आदमी को रिलीफ देना है, तो कानून शहादत ऑर्डर को अगर रिफॉर्म की ज़रूरत है तो पहले आम आदमी को रिलीफ देने के लिए उस कानून में तरमीम लेके आएँ जो सब इंसानों पे, इस पाकिस्तान के शहरियों पे यकसा लागू हों। उसके बाद अगर अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस पे भी उसका इतलाक होगा तो कोई बात नहीं कर सकेगा। लेकिन आप रिफॉर्म सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में लेके आएँ और बाकी जो है एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस को एक्सपेडिशियस करने के लिए, वहाँ अगर आपकी विल नज़र नहीं आती तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल लतीफ़ अफरीदी हमारे साथ मौजूद थे, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और अली मोहम्मद खान साहब, अमजद परवेज साहब। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।